हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइंडिंग माय फायर। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। और आज मेरी सुबह हुई थी सुबह 5 बजे। और आज मैंने जो है अपने लिए एक नया टारगेट सेटअप किया है कि मैं जब तक 1 जनवरी जो है नहीं आ जाती तब तक मैं मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठूँगी। मॉर्निंग 5 बजे उठने का एक टारगेट बनाया, साथ ही साथ कि मैं 10 मिनट तक जो है वॉकिंग करूँगी। जैसे कि आप देख पाई 1613 मेरे स्टेप्स थे। और उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा योग क्रियाएं करने के लिए बैठ गई थी और रिलैक्स कर रही थी। मैंने ये डिसाइड किया है कि जब तक 1 जनवरी नहीं आ जाती तब तक मैंने ये टारगेट लिया है कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ करके अपने लिए थोड़ा टाइम निकालूंगी। और उसमें मैं अपने कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करूंगी, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ चैलेंज लेना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप भी बहुत अच्छे से न्यू ईयर के लिए प्रिपेयर हो जाए, कि जो कि आपके रेजोल्यूशंस होंगे उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ एक टाइम टेबल जो कि मैंने रात को बनाया था। क्योंकि अगर हमें अपनी मॉर्निंग को सेट करना है, मॉर्निंग के आवर्स को सेट करना है कि कैसे पूरा दिन मेरा जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने रात को जो है अच्छे से मैनेज करें, रात में ही सब चीज़ें प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पे होने के बाद मैं आ गई थी फर्स्ट स्टडी स्लॉट में, जो कि मेरा था फर्स्ट एड का मेरा जो चैप्टर है वो रह गया था, उसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे करने वाली हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट है, इसमें मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के फर्स्ट 2 चैप्टर्स करूँगी, जिसमें क्या डिजास्टर क्या होता है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन सी जो है जैसे संगठन टाइप बनाया, जैसे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जाए, डिजास्टर को कैसे हैंडल किया जाता है। साथ ही साथ मैंने पढ़ा कि डिजास्टर कितने टाइप का है और कैसे चीज़ों को मैनेज किया गया है। जैसे एनडीएमए है या जो है एसडीएमए है, तो ये कब बनी थी, कहाँ पर इनके हेडक्वार्टर हैं और कितने इसके मेंबर्स हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो संगठन टाइप है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबको भी इन पर काफ़ी अच्छे से फोकस करना चाहिए। साथ में जो जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, वो जनरली हो जाते हैं। बट जब इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है तो वो एक पर्टिकुलर फैक्चुअल टाइप होता है, तो आपको वो लर्न ही करना होता है। तो सेकंड चैप्टर में मैंने यही पढ़ा था और फर्स्ट में इंट्रोडक्शन था डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। साथ ही साथ मैंने फर्स्ट जो स्टडी स्लॉट था उसमें मैंने पढ़ा था फर्स्ट एड की। अगर जो है फर्स्ट एड कब दी जाती है, कौन कौन सी, जैसे चोट वगैरह एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई जल जाए या किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर कोई जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका प्राथमिक उपचार पॉइंट में शॉक लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, या स्विमिंग के दौरान उसका कुछ कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ये चीज़ें जो है फर्स्ट एड के अंदर आती हैं। और इसमें पढ़ा मैंने कि इसको कैसे कैसे हैंडल करना है। कि जैसे कोई जल जाता है तो जलने के बाद एकदम से उसको ऑयलिंग या कोई क्रीम वगैरह नहीं अप्लाई करनी है, उसको सिर्फ ऊपर से ठंडा पानी आप डाल सकते हो, ये चीज़ें। और उसको जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटलाइज करवाया जाए। तो ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं फर्स्ट एड के अंदर। ये मेरा पहला स्टडी स्लॉट था आज के टाइम का। क्योंकि जैसे फर्स्ट मैं मॉर्निंग में उठी थी, फिर उसके लिए अपना पूरा फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपने बच्चों को रेडी किया। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम स्लॉट है मेरा 11 बजे 11:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो गया था। क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी फिर काम निपटाने की सोची, क्योंकि मैंने पहले से ही शेड्यूल बना के रखा है कि आज का मेरा पूरा दिन कैसे जाएगा। तो जब भी हम रात को प्रिपेयर करते हैं तो हमारा दिन अच्छे से ऐसे ही प्रिपेयर हो जाता है। बट आपको जो है माइंड में ये पॉइंट भी रखना ही पड़ता है कि हाँ, अब मेरा टाइम ये वाली चीज़ का हो गया है, अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मैं वही स्टडी कर रही थी।
अपने टाइम को मैनेज करते हुए कि कहाँ मुझे ज़्यादा टाइम खर्च करना है और कहाँ मुझे कम करना है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हरियाणा HSSC CET का रिज़ल्ट आ चुका है। और जिन भी बच्चों का मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे, एस्पिरेंट थे, जो ये सोच के बैठे थे कि मेरे 60 मार्क्स से ऊपर आएंगे तभी मैं कुछ काम करूँगी, अदरवाइज़ जो है मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करने वाली। तो अभी भी वो एस्पिरेंट ऐसे ही होंगे कि अगर उनके 60 मार्क्स भी आ चुके होंगे ना, तब भी वो ऐसे ही डावाडोल टाइप में स्टडी को फोकस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अब वो नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे, सिलेबस निकालेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक्साइटेड होंगे कि हाँ मेरा तो 60 प्लस आ गया है, और कट ऑफ चेक करेंगे मेरा नाम कहाँ पर आ सकता है। बहुत सारी वीडियोस वायरल है कि 60 प्लस वालों के कहाँ पर नंबर आ सकता है, 55 है तो कहाँ पर नंबर आ सकता है। तो वो रील स्क्रॉल करने में ही लगे हुए हैं अभी भी कि मेरा कहाँ पर नंबर आएगा, तब मैं इन रील्स को चेक कर लूँ और उसके बाद जैसे मेरा क्लर्क में आ सकता है तो मैं सिलेबस प्रिपेयर करूँ। तो ये आपकी मूर्खता है। आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले भी आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, अब भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इवन मैं तो यही कहूँगी कि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपका माइंड जो है आराम चाहता है और वो आपको बार बार इधर उधर भटका रहा है कि नहीं अभी भी पढ़ना नहीं पड़े। नहीं, अब आपको क्या बोल रहा होगा आपका माइंड कि नहीं जब एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी ना फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी तो बहुत दिन है। सरकार है हरियाणा सरकार, क्या पता कब वैकेंसी निकाले, और वैकेंसी निकाले या ना निकाले, है ना। बहुत से कैंडिडेट्स के माइंड में ये होगा अभी भी कि हाँ मुझे प्रिपेयर करना चाहिए या प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिन भी कैंडिडेट्स के 60 प्लस मार्क्स हैं, आप लोगों को मतलब अभी से फोकस होकर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपका कहीं पर नाम आ भी जाता है, ठीक है, तो अब आप नाम आने के बाद स्टडी स्टार्ट करोगे तो जॉब आपके हाथ नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपको उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन होगा। और अगर सिलेक्शन नहीं चाहते हो, सिर्फ यही चाहते हो कि मेरा ना जॉब में नाम आ जाए और तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ, तो ये सिलेक्शन सफलता प्राप्त करने वालों बच्चों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। आपको अपने आप को अभी से ढालना होगा, अभी से स्टार्ट करना होगा, तभी आप कुछ गेन कर पाओगे। अदरवाइज़ वैकेंसीज आती रहेंगी और जाती रहेंगी, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी कहीं ना कहीं जॉब आए, नंबर आए, मैं मतलब सिलेक्ट हो जाऊं, तो आपको अभी से पढ़ाई करनी होगी, स्टार्ट करनी होगी। क्योंकि देखो नोट्स बनाने में आपको तो पता ही, अगर आप क्लर्क के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 20 मतलब डिजास्टर है, रूरल मैनेजमेंट है, ओके फर्स्ट एड है, रोड सेफ्टी वाले चैप्टर्स हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, और मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हरियाणा जीके अलग से, और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप खुद सोचो कि अगर क्या आप वैकेंसीज आने के बाद ये सारे सब्जेक्ट एक साथ कर लोगे, और अगर कर भी लोगे तो क्या आप उन कैंडिडेट्स के साथ फाइट कर पाओगे जो पहले से ही प्रिपेयर करके बैठे हैं, अपने एग्ज़ाम को, अपने सिलेबस को प्रिपेयर करके बैठे हैं। तो उनसे डिफ़ीट कर पाओगे क्या आप लोग? तो आपको तो ना मतलब अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, फिर तो वैकेंसीज़ के जाल में आप फंसते ही जाएंगे और हो जाएगा आपकी सफलता का कार्य पूरा। और जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है स्टडी को फोकस करना। क्योंकि देखो ना तो उनके पास इतना टाइम होता है कि वो घर को मैनेज करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे और वो 16 आवर्स तक या 18 आवर्स तक दिन रात पढ़ाई कर सके, नहीं। और जिन एस्पिरेंट के पास किड्स हैं, मतलब वो मोम है, तो उनके लिए तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट करना। फिर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे नहीं रह सकते, आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको आज से अभी से ही स्टार्ट करना होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर लास्ट में कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आप लोग एग्री करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे दिन जो है ना मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। कभी हम ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, कभी हम बहुत ही डल फील कर रहे होते हैं, कभी हमारा मूड ही नहीं होता पढ़ने का।
तो बहुत सारे दिन जो हैं ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर थोड़ा ब्रेक के बाद मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने रीजनिंग को पढ़ा है, इवन रीजनिंग का मॉक दिया है। जब मैंने रीजनिंग का मॉक दिया या मैं दे रही थी, तब मुझे एनालाइज हुआ कि मेरा कौन सा चैप्टर बहुत ही कम है, मतलब मुझे नहीं आता है, ज़रूरत है उसको दोबारा से रीड आउट करने की। और कुछ चैप्टर्स ऐसे मिले मुझे, जैसे कैलेंडर वाला टॉपिक है, तो वो वाला टॉपिक मुझसे नहीं हुआ। उसके क्वेश्चंस मतलब मैं अप्रोच कर रही थी, बट मेरे आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहे थे। तो इसी चीज़ों से, ये जो मॉक देते हैं हम लोग, इनसे हमें यही पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे कौन कौन से चैप्टर हमें हो जाते हैं, हमसे हो जाते हैं, और कौन कौन से चैप्टर हमारे छूट गए हैं, हमें अब रिवाइज करने की नीड है। तो जब भी आप मॉक लगाएं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कौन सा क्वेश्चन आपसे हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, और जो से चैप्टर्स आपसे नहीं हो रहे हैं, आप लोगों को उनको रिवाइज करना है, ताकि आप नेक्स्ट मॉक जब लगाएं तो आपके वो चैप्टर से कोई भी मिस्टेक ना हो। यहाँ पे जब मैं इसको कर रही थी, कई चैप्टर ऐसे थे जिसमें मुझे टाइम लग रहा था, तो मैंने उनको भी डिसाइड किया कि मैं वो एक बार फिर से रीड आउट करूँगी, ताकि टाइम मिनिमाइज़ हो सके और वो टाइम मैं किसी और क्वेश्चंस में लगा सकूँ। क्योंकि रीजनिंग एक्चुअल में टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मतलब आसानी से और कम टाइम में क्वेश्चंस निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन मेरे जो हैं काफ़ी टाइम लगा रहे थे और काफ़ी इजीली भी हो रहे थे। वही चीज़ मैंने चेक की है यहाँ पे मॉक लगाने के बाद। तो रीजनिंग बेसिकली सभी का स्ट्रॉन्ग ही होता है, बट फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई चैप्टर्स रह गए हैं, तो आप लोगों को भी उन चैप्टर्स पर ज़्यादा कमांड की ज़रूरत होती है, आप लोगों को भी उसको प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बाद जब मैं ये रीजनिंग का लगा रही थी, तो मैंने साथ साथ मैथ का भी लगाया था, और मैथ में मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मुझे ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल है और मुझसे नहीं होंगे क्वेश्चन रीड करने के बाद। तो मैंने वो ना, मतलब जैसे मूड नहीं होता कई बार, तो हम लोग ना उसको अटैम्प्ट ही नहीं करते, वो छोड़ देते हैं, चल छोड़ ये वाला क्वेश्चन नहीं करते, ये नहीं करते। तो हमें एक्चुअल में पता लग रहा था कि हाँ, यहाँ यहाँ मेरी मिस्टेक है, ये चैप्टर्स मेरे रहते हैं जो मुझे रिवाइज़ करने चाहिए। तो ये सब रीजनिंग और मैथ का करने के बाद फिर जो है मैं नेक्स्ट वही घर के काम में लग गई थी। मैं पता है बीच बीच में ऐसे ही करती हूँ, 55 मिनट्स की रीडिंग हो गई, तो मैं कुछ मुझे कोई काम याद आ गया 5 मिनट का, 10 मिनट का, पहले वो करके आती हूँ। फिर उससे क्या होता है, नींद नहीं आती है आप लोगों को, साथ ही साथ आपका काम भी हो जाता है और आपका पढ़ाई में भी फोकस रहता है। क्योंकि आप 5 मिनट के बाद जब आके बैठते हो, तो आप फिर अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, आपकी जो है लेजीनेस की मूड नहीं हो पाता है ना। तो आप लोगों को भी इस तरह की टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। अगर जैसे कई बच्चों को नींद आ जाती है पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग अलार्म लगा के बैठिए साथ में कि मैं 25 मिनट्स पढ़ूंगी, उसके बाद जो है वो अलार्म रिंग करता है तो उठ जाना है। उठ के 5 मिनट आप वॉक कर लीजिए और उसके बाद आकर बैठोगे तो आप बहुत ही फ्रेश महसूस करोगे और काफ़ी अच्छे से जो है फिर पढ़ाई कर पाओगे। तो यहाँ पे जब मैंने इसको एनालाइज़ किया, रीजनिंग मैथ का जो मॉक था, तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस मिस्टेक थे, और वो दोनों क्वेश्चन मेरे एक ही चैप्टर से थे, कैलेंडर। तो मुझे नीड है यहाँ पे कैलेंडर को करने की, और इसी चैप्टर की वजह से मेरे 15 आउट ऑफ 13 मार्क्स आए हैं मॉक में। और जब भी मैं रीजनिंग का मॉक लगाऊंगी, तो सबसे पहले कैलेंडर का टॉपिक जो है वो रीड आउट करूंगी, और उसके बाद नेक्स्ट मॉक लगाऊंगी। तो मॉक लगाने का फ़ायदा तभी है जब आपका एटलीस्ट 50% जो है सिलेबस हो जाए। अगर आपका वो 50% सिलेबस नहीं हो पा रहा है, तो मॉक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मॉक लगाना इम्पोर्टेंट भी है। किसी भी सब्जेक्ट का आप टेक्स्ट बुक से सेक्शनल लगा सकते हैं, एसएससी CHSL का या फिर SSC CPO का, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे हैं मॉक में 15 में से 13 मार्क्स, और ये जो 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कैलेंडर के टॉपिक से ही है, और फिर मैं इसको करूँगी तो ये काफ़ी अच्छा जो है मेरा परफॉर्म हो जाएगा रीजनिंग में।
इसी तरह से मैं हिंदी के या इंग्लिश के देती रहती हूँ। तो आप लोगों को भी इस ऐसी हैबिट होनी चाहिए और अब जो है मॉक लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए उस कैंडिडेट को जिसका 50% सिलेबस हो गया है। हाँ, एक चीज़ और, आप कभी भी ऐसे एनालाइज ना करें कि मेरे मार्क्स तो बहुत कम आ रहे हैं मॉक में। तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको कोई टॉपिक अच्छे से नहीं आता है। बस आपको ये अपने यही ध्यान रखना है कि करना कैसे है। अब यहाँ पे था किड्स टाइम, तो मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। हमारे जैसे बच्चों के पास बलून थे तो मैं उनको एक रेस करा रही थी यहाँ पे, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने। और इनका जो पसंदीदा गेम आप खिलाते हैं ना, तो बच्चे बहुत ही अच्छे से खेल पाते हैं उसको और मन लगा के काम करते हैं फिर। ठीक है, इससे बॉन्डिंग भी आपकी काफ़ी मजबूत होती है और बच्चों को भी टाइम मिलता है। फिर अब है ये मेरा 4th स्टडी स्लॉट। इसमें मैं ना रात का टाइम था, तो जैसे सब कुछ काम होने के बाद मेरे पास टाइम बहुत था। जैसे 9:30 ही हुए हैं ना, 1-1.5 घंटे का टाइम है और वो मैंने लगाया नोट्स बनाने में। यहाँ पे मैं बना रही हिस्ट्री के नोट्स, जो कि 1 लाइनर थे। इन सबको मैंने लिख लिया है। और फिर उसके बाद जैसे कई बार क्या होता है ना, मोबाइल से पढ़ना इजी नहीं रहता, तो मैं बुक में जो पेजेस में लिख लेती हूँ। अब पता है, जब हम खुद से लिखे हुए नोट्स पढ़ते हैं ना, तो टाइम बहुत कम लगता है फिर उनको रीड करने में। जैसे अब मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत कम टाइम लगा उस चैप्टर को करने में। अब ये नोट्स बनाए हैं तो जब इनको रिवाइज करूँगी तो उनका भी टाइम जो बहुत कम होगा। अब मैं कर रही हूँ पूरे डे का एनालाइज कि जो भी मैंने डिसाइड किया था वो मैंने टाइम पर किया या नहीं किया। उनको क्लिक कर दूँगी, जो टाइम पर किया, जो नहीं कर पाई उसको मैं क्रॉस लगा दूँगी और साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम रही उसको लिखूँगी, साथ में सॉल्यूशन लिखूँगी। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम जो मुझे जो पता चली, मैंने इवनिंग का जो टाइम था वो टाइम वेस्ट किया था मैंने, और उसकी वजह से थोड़ा सा रहा माइंड में कि यहाँ पे टाइम अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज़ हुआ। अब नेक्स्ट डे में मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में और नए पॉइंट के साथ में।